अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रेलेवेंट कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करूंगा और फिर क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ हम इंशाल्लाह उनको अप्लाई कर कर और अपनी ग्रिप जो है वो उन चीज़ों पर जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो रेलेवेंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब ये है कि इन्वेंट्री को किस तरह से मैनेज करना। एक कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक एस्पेक्ट ये है कि कितने यूनिट्स परचेज़ करे, कब यूनिट्स परचेज़ करे, कितने यूनिट्स उसके पास पड़े हुए हो तब परचेज़ करे, कितने क्वांटिटी में यूनिट्स परचेज़ करे, साल में कितनी बार ऑर्डर्स दे, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ने से पहले कुछ चार बेसिक सी चीज़ें या इन्वेंट्री से रेलेवेंट कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ है इन्वेंट्री की परचेज़ कॉस्ट। परचेज़ कॉस्ट क्या होती है? परचेज़ कॉस्ट का मतलब यह है कि इन्वेंट्री का एक यूनिट जब मैं ख़रीदने जाऊंगा तो वो मुझे कितने में मिलेगा। इन शॉर्ट, मैं अगर कोई चीज़ परचेज़ करने जाऊंगा तो उसकी क्या प्राइस मैं पे करूंगा। मिसाल के तौर पर लेट्स से एक कंपनी है और वो अपनी प्रोडक्ट में मटेरियल ए यूज़ करती है और मटेरियल ए का 1 किलो 25 रुपये का आता है या $25 का आता है, तो 25 पर केजी इस ए प्रोडक्ट की परचेज़ कॉस्ट है। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? देखो बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ ऑर्डर करोगे, मंगवाओगे, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन, एडमिन और डिलीवरी के लिए जो खर्चे पे करोगे। मिसाल के तौर पर लेट से लाहौर से कराची आप कोई चीज़ मंगवा रहे हो तो उसके कोरियर के लिए ख़र्चा पे करोगे, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ख़र्चा पे करोगे, किसी ट्रक में आ रहा होगा तो ट्रक वाले को पेमेंट करोगे, किसी और तरह से आ रहा होगा आप फ्यूल का एक्सपेंस पे करोगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स पे डिपेंड करती है। इस पर एडमिन की कॉस्ट भी आ जाती है ऑर्डर्स की। आप सिंपली इसको अभी फॉर टाइमिंग हम चीज़ें सिंपल रखते हैं, तो आप इसको यूँ समझ लो कि सर ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है जनरली, यानी कि कोई चीज़ आपने ट्रांसपोर्ट करी तो उस पर आपको कितना खर्चा पे करना पड़ेगा। अगली कॉस्ट आती है होल्डिंग कॉस्ट। अगली कॉस्ट आती है होल्डिंग कॉस्ट। जैसे कि इसके नाम से नज़र आ रहा है, होल्डिंग कॉस्ट का ये मतलब होता है कोई चीज़ होल्ड करने की या उसको रखने की कॉस्ट। सर ऐसी कॉस्ट क्या हो सकती है? देखो, जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इन्वेंट्री मंगवाते हो तो आपको वेयर हाउस चाहिए होता है, उस वेयर हाउस का रेंट पे करते हो, वो आपकी होल्डिंग कॉस्ट है। आप जब इन्वेंट्री मंगवाते हो कंपनीज़ में तो आप उन इन्वेंट्री की इंश्योरेंस करते हो, वो होल्डिंग कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री नहीं होती तो इंश्योरेंस नहीं होती। इंश्योरेंस इसलिए है क्योंकि इन्वेंट्री है और जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी उतनी ज़्यादा इंश्योरेंस पे करनी है। आप अगर वेयर हाउस में इन्वेंट्री रखते हो तो शायद आप सिक्योरिटी गार्ड की पेमेंट पे करते हो या सिक्योरिटी के लिए कोई खर्चा बेयर करते हो, वो आपकी होल्डिंग कॉस्ट। आप जब इन्वेंट्री मंगवाते हो तो आपका अपना पैसा इन्वेंट्री में ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। आपका लेट से आपने 1 करोड़ रुपए का माल मंगवाया तो वो 1 करोड़ रुपए आपके उस इन्वेंट्री में फंस गए। अब आप उससे कहीं पे बिजनेस भी नहीं कर सकते हो, उस पैसों को इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हो। तो जो फाइनेंसिंग की कॉस्ट होती है, यानी कि अगर मैंने कहीं से लोन लिया है और लोन लेकर इन्वेंट्री परचेज़ करी है या अपने अपने पैसे ही क्यों ना उसमें मैंने स्टकअप करे, तो उसकी वजह से जो मैं इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहा या मुझे किसी से लोन लेकर इन्वेंट्री ख़रीदे तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करना है, वो सारी फाइनेंसिंग की कॉस्ट भी होल्डिंग कॉस्ट में आ जाती है। फिर एक कॉस्ट होती है स्टॉक आउट कॉस्ट। सर स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है? देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक दुकान पर गए, आप एक जनरल स्टोर पर गए और उससे आपने XYZ प्रोडक्ट मांगा। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट उसके पास नहीं था, उसने बोला सॉरी मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, आप दूसरी दुकान से ले लो। तो क्या उस दुकानदार का कोई नुकसान हुआ? कहने को पैसों की टर्म्स में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप ये कह सकते हो कि एक तो उसकी गुडविल ख़राब हुई। शायद ऐसा 4 बार एक ही दुकान पर हो तो आप 5वीं बार उस दुकान पर ना जाओ। वो सेल्स से जो कमा सकता था, वो नहीं कमा पाया। तो अगर आप कोई चीज़ कमा सकते थे और वो नहीं कमा पाए तो वो आपका एक तरह से नुकसान ही है, और इसको आप कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। और ये तब अराइज होती है जब आपके पास इन्वेंट्री जो है वो ना हो। ठीक है, तो पहली बात, 4 टर्म्स, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट, ये 4 टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में और होल्डिंग कॉस्ट में किस तरह का रिलेशन है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट में किस तरह का रिलेशन है।
लेट्स से आप एज्यूम कर लो कि आपको पूरे साल में जो है ना 500 यूनिट्स चाहिए एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के, ठीक है ना। एक काम आप ये कर सकते हो कि आप पहली जनवरी को, या चलो इसको आप 1200 कर दो आसानी के लिए, 1200 यूनिट चाहिए आपके पास, आपको एक स्पेसिफिक इन्वेंट्री के यूनिट के। और लेट से साल में 12 महीने, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो एक तरीका ये है कि मैं जनवरी में ही 1200 चीज़ें एक साथ मंगवा लूँ, ठीक है। 1200 चीज़ें पूरे साल में चाहिए, जनवरी के महीने में 1200 चीज़ें एक ही साथ मंगवा लूँ। क्या फ़ायदा होगा? एक ही बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, या ट्रांसपोर्टेशन या ऑर्डरिंग की कॉस्ट कितनी बार पे करनी पड़ेगी? एक ही बार पे करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका ये, मैं 100 चीज़ें मंगवाऊँ, फिर 100 चीज़ें, 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 और इस तरह से 100 कर ना मैं हर महीने 100 चीज़ें मंगवाया करूँ। बात वही हो जाएगी कि साल की 1200 चीज़ें मंगवाऊँगा मैं। अलबत्ता नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स 12 हो जाएंगे। तो जब आपके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इंक्रीज़ होते हैं तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ होती है। जब आपके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कम होते हैं, यानी कि एक साथ पूरे साल की चीज़ें मंगवा लेते हो, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती है। अच्छा, इसका होल्डिंग कॉस्ट के साथ क्या रिलेशन है? देखो अगर तुम 1200 चीज़ें एक साथ मंगवा लोगे, अगर तुम 1200 चीज़ें एक साथ मंगवा लोगे, अगर तुम 1200 चीज़ें एक साथ मंगवा लोगे, तो उसको रखने के लिए एक बड़ी जगह, एक बड़ा वेयर हाउस चाहिए होगा। उसमें ज़्यादा पैसा आपका स्टक होगा, सिक्योरिटी और इंश्योरेंस की और वेयर हाउस की कॉस्ट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप 100 चीज़ें मंगवाओगे तो शायद वो काम जो है ना वो छोटी जगह पर भी चल जाएगा। और जब 100 यूनिट्स ख़त्म होंगे तो अगले 100 यूनिट्स मंगवाएंगे, फिर 100 यूनिट्स ख़त्म होंगे तो अगले 100 यूनिट्स मंगवाएंगे। तो छोटा वेयर हाउस चाहिए होगा, कम पैसा चाहिए होगा जो उस पर स्टकअप होगा, और इंश्योरेंस की कॉस्ट भी कम होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट में कैसा रिलेशन है? ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट में इन्वर्स रिलेशन है। ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट का रिलेशन जो है वो इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा रिलेशन हम स्टडी कर सकते हैं अपनी होल्डिंग कॉस्ट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट के बीच। अगेन यही एग्जांपल है कि लेट से एक दुकानदार है, उसकी छोटी सी दुकान है, एक जनरल स्टोर है, एक छोटा सा स्टोर है, और वो लेट से कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल केचप, शैम्पू, ब्रेड, XYZ कोई चीज़ मंगवाता है। और वो क्या करता है कि यार अपनी दुकान पर जो है ना वो लेट से 10 पाउचेस रखता है, लेट से ऑयल के, कुकिंग ऑयल के 10 पाउचेस रखता है। बिक जाते हैं तो दूसरे 10 खरीदता है, बिक जाते हैं तो दूसरे 10 खरीदता है, बिक जाते हैं तो दूसरे 10 खरीदता है। ऐसा ये इसलिए करता है क्योंकि इसके पास पैसे कम है, रखने को जगह कम है, रिसोर्सेज कम है। तो इसकी जो आप कह लो कि होल्डिंग कॉस्ट है ना वो कम है, इसलिए क्योंकि वो 10 चीज़ें खरीदता है, जब बिकती है तो दूसरी चीज़ 10 चीज़ें खरीदता है। और एक दुकानदार है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत जगह है, बहुत बड़ा एक जो है वो स्टोर है, तो वो एक साथ लेट से एक साथ सारी चीज़ें मंगवा लेता है। अब देखो होगा क्या कि लेट से जनवरी के महीने में ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया। अब होगा ये कि यार अगर लेट से जनवरी के महीने में इस दुकानदार के पास 25 कस्टमर्स आ जाए ना, तो ये 25 के 25 को चीज़ें बेच सकेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 40 चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर 10 के बाद 11वां कस्टमर आया तो ये बंदा उसको चीज़ें नहीं बेच सकेगा, क्योंकि ये 10 चीज़ें एक महीने में मंगवाता है, फिर ये नई 10 चीज़ें मंगवाता है। तो 11वां बंदा आएगा तो ये बोलेगा माजरत मेरे पास चीज़ ख़त्म हो गई है। हाँ, सप्लायर से मंगवा लेगा, लेकिन क्या होगा कि एक हर्डल आएगा, ठीक है। अच्छा, स्टॉक आउट कॉस्ट क्या बोला? जो आप कमा सकते थे वो ना कमा पाओ, जो आपकी गुडविल डिस्टर्ब होनी हो वो। अगर आप 40 चीज़ें एक साथ मंगवा लोगे तो इस बात के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं कि कोई कस्टमर आए और आपकी शॉप पर वो चीज़ अवेलेबल ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 चीज़ें मंगवाओगे तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अगेन अगर आप जो है वो आपकी होल्डिंग कॉस्ट कम होगी क्योंकि आप कम कम चीज़ें मंगवा रहे हो, तो स्टॉक आउट कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, यानी कि ज़्यादा कस्टमर्स परेशान हो सकते हैं, आपकी गुडविल ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि इससे इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके पास वो चीज़ अवेलेबल ना हो। अगर आप सारी चीज़ें एक साथ मंगवा लेते हो तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए क्योंकि बड़ा वेयर हाउस, बड़ी जगह, बड़ी इंश्योरेंस, सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन आपके स्टॉक आउट जो है उसकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि आपके पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रेलेवेंट ये कुछ टर्म्स थी और कुछ तरह की कॉस्ट थी।
और कुछ टर्म्स पर आते हैं हम। अच्छा, एक और टर्म इस चैप्टर में यूज़ हो रही होगी विच इज़ नोन एज लीड टाइम। सर लीड टाइम क्या होता है? बेटा लीड टाइम आपको ये बताता है कि आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो ना, आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो और जो आपके गुड्स जो हैं आपके प्रेमिसेस पर डिलीवर होते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 जनवरी को ऑर्डर प्लेस कर रहे हो और आपके पास चीज़ें पहुंच रही हैं 10 जनवरी को, तो आपका लीड टाइम कितना होगा? 10 डेज। ठीक है। दूसरी टर्म जो यूज़ होगी वो है ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज क्या होगा सर? ऑर्डर साइज का मतलब एक ऑर्डर में कितनी चीज़ें मंगवा रहे हो। मिसाल के तौर पर आप 50 यूनिट्स एक वक्त पे मंगवा रहे हो, तो ये आपका ऑर्डर साइज है, यानी कि मैं 50 चीज़ें मंगवाता हूँ, फिर 50 चीज़ें मंगवाता हूँ, फिर 50 चीज़ें मंगवाता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, यानी कि कितने यूनिट्स जो हैं वो आप एक ऑर्डर में प्लेस कर रहे हो। अच्छा, एक और टर्म रीऑर्डर लेवल, एक और टर्म रीऑर्डर लेवल। सर ये क्या है? रीऑर्डर लेवल का मतलब आपके पास कितनी चीज़ें पड़ी थी कि आपने और चीज़ें मंगवा ली। सर नहीं समझ आया, गौर से सुनना। लेट से ये एक जो है ना, आप समझ लो कि ये कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज है, सही है ना। इसमें पूरी कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई है, सही है ना। लेट से 10 और 10 छोटा कर देते हैं फ्रिज को, ठीक है ना, छोटा कर देते हैं फ्रिज को। ये लो, ये भाई कोल्ड ड्रिंक का एक फ्रिज है, एक शॉप पे पड़ा हुआ है और इसमें कितनी कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई है? इसमें टोटल 80 कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई है, सही है ना। कस्टमर्स आते गए, चलो 10 कोल्ड ड्रिंक्स बिक गई, कितनी बच गई? 70। कस्टमर्स आते गए और 10 बिक गई, कितनी बच गई? 60। कस्टमर्स आते गए और बिक गई 10, कितनी बच गई? 50। और कस्टमर्स आए और बिक गई, कितनी बच गई? 40। और कस्टमर्स आए और 10 बिक गई, कितनी बच गई? 30। अब दुकानदार ने ये सोचा यार सिर्फ 30 कोल्ड ड्रिंक्स हैं और ये एक आधे दिन में बिक जाएंगी। 30 कोल्ड ड्रिंक्स बच गई हैं फ्रिज में, एक आधे दिन में बिक जाएंगी। इससे कोल्ड ड्रिंक की कंपनी को फ़ोन किया और बोला लिखो मेरा ऑर्डर, और इससे बोला 50 यूनिट्स डिलीवर कर दो। अब देखो इसने ऑर्डर कितनी चीज़ों का दिया? 50 चीज़ों का। ये क्या हो गया? रीऑर्डर। लेकिन इसने जब ऑर्डर दिया, ये जब ऑर्डर देता है, ये तब ऑर्डर देता है जब फ्रिज में 30 चीज़ें बच जाएं। 30 चीज़ें बची हुई होती है ना, ये अलर्ट हो जाता है कि अब बहुत कम क्वांटिटी बाकी है। आई रिपीट, 30 चीज़ें बची हुई होती हैं, ये अलर्ट हो जाता है बहुत कम चीज़ें बाकी हैं, नया ऑर्डर प्लेस कर दो। ये जितनी क्वांटिटी इसके फ्रिज में बची हुई थी जब इसने ऑर्डर प्लेस किया, वो कहलाएगा रीऑर्डर लेवल। ये जितनी चीज़ें इसके फ्रिज में पड़ी हुई थी, 30 चीज़ें पड़ी हुई थी और इसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये कहलाएगा रीऑर्डर लेवल। यानी कि इसके पास 30 चीज़ें पड़ी हुई थी तो इसने 50 का ऑर्डर दे दिया। ऐसा सर इसने क्यों किया? इसलिए क्योंकि बेटा देखो, जब आप ऑर्डर देते हो ऐसा तो नहीं है ना आपने फ़ोन रखा कोल्ड ड्रिंक सामने आ गई। अगर ऐसा होता ना कि आपने फ़ोन रखा कोल्ड ड्रिंक सामने आ गई, कंपनी वाला आ गया, तो ज़ीरो हो जाती है ना इन्वेंट्री, यानी कि यूनिट ज़ीरो हो जाता है, फिर आप ऑर्डर प्लेस करते ना फ्रिज में, फिर भरते। लेकिन इस बंदे ने 30 चीज़ें बची हुई थी तब ऑर्डर इसलिए प्लेस कर दिया क्योंकि इसको एक अंदाज़ा होगा कि यार ये जब मैं आज ऑर्डर करूँगा तो लेट से कल तक चीज़ें आएंगी और कल तक 30 चीज़ें बिक जाएंगी, तो मुझे मज़ीद चीज़ें अपने फ्रिज में चाहिए होंगी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी एक अलग चीज़ है, रीऑर्डर लेवल एक अलग चीज़ है। लीड टाइम यानी कि कितने टाइम में इन्वेंट्री मेरे पास आती है। अगर 10 दिन बाद चीज़ें डिलीवर होती हैं तो लीड टाइम 10 डेज। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा सिनेरियो बनाता हूँ, ठीक है ना, ज़रा गौर से सुनना। देखो एक दुकानदार है, उसकी एक मिनिमम डिमांड है उसकी 5 यूनिट्स, ठीक है। और उसकी मैक्सिमम डिमांड जो है ना वो है उसके प्रोडक्ट्स की 15 यूनिट्स। कोल्ड ड्रिंक की ही एग्जांपल ले लो। इस दुकानदार को ये पता है कि कम से कम 5 बोतलें एक दिन में बिक ही जाती हैं, कम से कम 5 बोतलें एक दिन में बिक ही जाती हैं, कम से कम 5 बोतलें एक दिन में सेल आउट हो ही जाती हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि एकदम से बहुत सारे ग्राहक आ गए और कोल्ड ड्रिंक्स हर कोई पी रहा है, या गर्मियाँ हैं या कोई ऐसी बात है, तो इससे एक हिसाब लगाया हुआ है कि मैक्सिमम एक दिन में 15 चीज़ें बिकेंगी, उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं बिकेंगी। तो एक आपके पास मिनिमम डिमांड है, एक आपके पास मैक्सिमम डिमांड है। मिनिमम डिमांड यानी कि कम से कम इतनी चीज़ें तो बिकेगी ही बिकेंगी। मैक्सिमम डिमांड यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चीज़ें बिकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चीज़ें बिकती हैं।
अच्छा, इसको इस दुकानदार को पता है लीड टाइम जो है ना, लीड टाइम वो लेट से 4 डेज है, लीड टाइम 4 डेज है। तो मुझे बताओ कि इस दुकानदार का रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए अगर ये दुकानदार चाहता है कि स्टॉक आउट ना हो। स्टॉक आउट ना होने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा दिन ना हो कि मेरे पास चीज़ें बेचने को ना पड़ी हुई हों। गौर से सुनना। तो सर इसका जो रीऑर्डर लेवल होगा ना वो होगा 4 दिन लीड टाइम है मल्टीप्लाइड बाय 15 यानी कि 60 चीज़ें इसके फ्रिज में, 60 कोल्ड ड्रिंक्स बाकी होंगी ना, ये मज़ीद ऑर्डर प्लेस कर देगा। क्यों सर ऐसा क्यों करेगा? बेटा ये ऐसा इसलिए करेगा या इसका रीऑर्डर लेवल 60 डेज इसलिए होगा क्योंकि लेट से अगर इसके पास 15 15 15 और 15 60 चीज़ें बची हुई हैं, इसने ऑर्डर इसलिए प्लेस कर देना है क्योंकि इसने ये सोचना है कि यार कंपनी जो है ना उसका लीड टाइम 4 दिन है, यानी कि कंपनी 4 दिन में आएगी। तो ये सोचेगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कितनी की चीज़ें बिक सकती हैं। ये सोचेगा यार पहले दिन भी अगर 15 बिक गई, दूसरे दिन भी 15 बिक गई, तीसरे दिन भी 15 बिक गई और चौथे दिन भी 15 बिक गई, यानी कि चारों दिन मैक्सिमम सेल्स हुई। तो 4 दिन में मैक्सिमम 60 बोतलें बिकती हैं और इसीलिए जैसे ही 60 बोतलें फ्रिज में पड़ी हुई हैं, 60 कोल्ड ड्रिंक्स फ्रिज में पड़ी हुई हैं, एक और ऑर्डर प्लेस कर दो क्योंकि सप्लायर 4 दिन में आएगा और 4 दिन में जब वो आएगा तो मैक्सिमम जो मेरी सेल्स होती है डेली वो 15 होती हैं। तो फिर भी ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक आउट हुआ हो, 4 दिन का माल मेरे पास पड़ा हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि स्टॉक आउट ना हो तो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने के लिए हम मैक्सिमम डिमांड को कंसिडर करते हैं। ठीक है ना। दूसरी एग्जांपल ले लो कि लेट से अब हम लीड टाइम पर आते हैं। अब लीड टाइम भी फिक्स नहीं होता ना, मिनिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम। मुझे पता है यार एक सप्लायर कभी कभी तो 2 दिन में आ जाता है, कभी कभार वो 7 दिन लगाता है। सही है ना। अच्छा, मेरी जो डेली डिमांड है ना, जो मेरी डेली डिमांड है वो लेट से 5 यूनिट्स। मुझे पता है एक दिन में 5 चीज़ें बिकती हैं। अब क्या रीऑर्डर लेवल होना चाहिए, कि मुझे स्टॉक आउट ना हो। अब मेरा रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट होगा एज मैक्सिमम लीड टाइम इनटू डिमांड, यानी कि 35 चीज़ें पड़ी हुई होंगी ना तो मैं और चीज़ें मंगवा लूँगा। सर ऐसा क्यों किया आपने? बेटा ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं यूँ सोचूंगा कि यार सप्लायर लेट से 2 दिन में नहीं आ रहा, मैक्सिमम टाइम लगा रहा है, तो वो 7 दिन में आएगा। 7 दिन में आएगा, पहले दिन भी अगर 5 बिक जाती हैं, दूसरे दिन भी 5 बिक जाती हैं 10, तीसरे दिन भी 5, 15, 20, 25, 30 और 35, और पाँचों दिन मेरी मैक्सिमम मतलब डिमांड जो है मेरी वो 5 है। रोज़ 5 चीज़ें बिकती हैं और सप्लायर स्लो से स्लो, देर से देर और आखिरी से आखिरी वक्त में यानी कि 7 दिन बाद आता है, तो भी मेरे पास 35 कोल्ड ड्रिंक्स होंगी। मुझे स्टॉक आउट नहीं होगा, मैं रोज़ कोल्ड ड्रिंक्स बेच पा रहा हूँगा और 7 दिन में तो सप्लायर आ ही जाएगा। तो इसका मतलब जब हमारे पास री ऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना हो, जब स्टॉक आउट ना हो, तो हम मैक्सिमम लीड टाइम भी कंसिडर करते हैं। और इसीलिए कभी कभार आप देखोगे कि री ऑर्डर लेवल का जो फॉर्मूला होगा ना वो मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम डिमांड होगा। यानी कि आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा देर से सप्लायर कितनी देर में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका रोज़ इस्तेमाल कितना होगा। अच्छा जी फिर इस चैप्टर से रेलेवेंट एक और टर्म है बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक। सर बफर या सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? देखो कभी कभार तुम इसको यूँ समझ लो, ये रिजर्व है, ये वैसे तुमने रोज़ इस्तेमाल नहीं करना, ये कहीं कोने में साइड पर दूर पड़ा हुआ है, कभी कोई बहुत ज़्यादा मसला हो गया तो इसको इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक या रिज़र्व कहलाता है। ठीक है। देसी ज़बान में आपने बाइक में पेट्रोल डलवाया, आप एक लंबे इशारा फैसल के लंबे रोड पर जा रहे थे, एकदम से बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो आप क्या करोगे? बाइक को लेटाओ, पेट्रोल आ जाएगा। जो लोग बाइक चलाते हैं उनको ये चीज़ का अंदाज़ा होगा कि क्या होता है कि बाइक में एक रिज़र्व होता है, और वो रिज़र्व इसलिए होता है कि भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया और पेट्रोल पम्प दूर है तो क्या करें। तो आप जो है वो बाइक को जब टिल्ट करते हो ना तो एक जगह पेट्रोल जो है वो ब्लॉक होकर पड़ा हुआ होता है, वो आ जाता है टैंकी में और आप जो है वो फिर थोड़ा सा आगे तक जा सकते हो, पेट्रोल पम्प तक जा सकते हो। तो क्या मैं, अब तुम इसको यूँ सोचो, क्या मैं हमेशा बाइक को लेटाकर पेट्रोल निकालूंगा? नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। जनरली जो पेट्रोल पम्प होगा मिल जाएगा या मुझे अंदाज़ा होगा कि ख़त्म हो रहा है पेट्रोल, तो पेट्रोल डलवाऊँगा। ये कब इस्तेमाल करूँगा? जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैं पेट्रोल डलवाना भूल गया
और पेट्रोल पंप भी करीब नहीं है, तो फिर ये हरकत मुझे करनी पड़ेगी। यानी कि बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक क्या हमेशा हर वक्त इस्तेमाल हो रहा होगा? नहीं, ये एक रिज़र्व होगा और एक अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस या बहुत मुश्किल हालात में इस्तेमाल होगा। ये तुम समझ लो कि एक कोल्ड ड्रिंक वाले की दुकान है, उसने एक क्रेट छुपा कर कहीं साइड पर रखी हुई है कि कभी माल बिल्कुल ख़त्म हो गया और डिमांड बहुत ज़्यादा हुई और कोई ज़रूरत पड़ी और इमरजेंसी हुई तो मैं ये इस्तेमाल करूँगा, वरना मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब बफर या सेफ्टी स्टॉक कुछ कंपनीज मेंटेन करती हैं और कुछ कंपनीज मेंटेन नहीं करती। फिर एक और टर्म है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक इस चैप्टर में कैलकुलेट होगा एज ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक। अच्छा, इस चैप्टर में हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारी इन्वेंट्री की कंजप्शन है ना, वो डेली बेसिस पर कांस्टेंट हो रही होगी। ठीक है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 से एवरेज स्टॉक कैसे आता है, इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में तो नहीं जाऊँगा। ठीक है ना, तुम यूँ एज्यूम कर लो कि लेट से साल में जो है ना 4 ही दिन होता है, साल में 4 दिन होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सही है ना? अच्छा, तुम 4 चीज़ें मंगवाते हो और कांस्टेंट कंजम्पशन होती है। कांस्टेंट कंजम्पशन का मतलब तुमने 4 चीज़ें मंगवाई, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि भाई आपके पास जो है वो एक चीज़ इस्तेमाल हो गई तो दूसरे दिन 3 बची, फिर तीसरे दिन 2 बच गई और चौथे दिन 1 बच गई। तो ऑन एन एवरेज आपकी कंपनी में जो चीज़ें हैं, ऑन एन एवरेज आपकी कंपनी में जो चीज़ें हैं वो टोटल 10 चीज़ें हैं। मतलब क्या कहते हैं, एवरेज जो है आपकी वो आप समझ लो कि ऑर्डर साइज़ यानी कि जितने का आपने ऑर्डर प्लेस किया है डिवाइडेड बाय 2। आखिरी दिन अगर कंजम्पशन 0 कर ले, एक काम करते हैं, इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेट से आपने 3 चीज़ें ऑर्डर करी, फिर 2 थी, फिर 1 थी और आखिरी दिन 0 थी। आपका जो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है वो एज्यूम करता है कि कांस्टेंट कंजम्पशन हो रही है। कांस्टेंट कंजम्पशन का मतलब ये है कि आप अगर 3 चीज़ें मंगवाते हो और लेट से 4 दिन है तो डेली एक एक कंज्यूम हो रही होगी, और जब सारी कंज्यूम हो जाएंगी तो आप एक नई चीज़ जो है या नया ऑर्डर जो है वो प्लेस करोगे। ठीक है ना? अब पहले दिन बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है, फिर कम है, फिर कम है और फिर है ही नहीं। एवरेज इन्वेंट्री ढूंढने के लिए, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक ढूंढने के लिए आप ऑर्डर साइज यानी कि जितनी चीज़ें आपने मंगवाई हैं उसको आप 2 से डिवाइड करते हो। बहरहाल इसकी प्रॉपर जो डेरिवेशन है उसकी ना ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी को डेरिवेटिव इसकी डेरिवेशन समझनी हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। वैसे अगर आपको एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री निकालनी होगी, या कि ऑन एन एवरेज आपकी जगह पर, आपके प्रेमिसेस पर, आपकी लोकेशन पर कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई होती है, तो आप ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 करते हो और इसमें बफर स्टॉक को ऐड करते हो। बफर स्टॉक को ऐड करने की रीज़न ये है कि बफर स्टॉक तो हमेशा आपकी प्रेमिसेस पर पड़ा हुआ ही होगा। अच्छा, अगर कोई सवाल ये बोले कि एक कंपनी है उसका कोई बफर स्टॉक नहीं है, तो सिंपली ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो होपफुली मैं बहुत सारी टर्म्स इस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। इंशाल्लाह एक और बेसिक लेक्चर बनाते हैं जिसमें मज़ीद टर्म्स को डिस्कस करते हैं। इनको आप पक्का करें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पर चलते हैं। बहुत शुक्रिया।